Welcome to Daily Current Affair. Today is 14th of March 2023. The question is Oscar Awards 2023. Which song wins Best Original Song? That is a नटू नटू। तो आपको पता होगा जो नटू नटू सॉन्ग है RRR मूवी से उसको नॉमिनेट किया गया था ऑस्कर अवार्ड के लिए 2023 के लिए। ठीक है, तो उसको क्या मिला है? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो है वो मिला है किसको? नटू नटू गाने को। कहाँ पे? ऑस्कर में। ठीक है, तो ऑस्कर अवार्ड्स 2023 जो कि 95th एकेडमी अवार्ड्स हैं, मतलब कि 95th इसका एडिशन है ये। ठीक है, तो वहाँ पे एक मूवी है RRR, उसका जो एक गाना है नटू नटू, उसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में उसको प्राइज़ मिला है, ऑस्कर मिला है। ठीक है, तो इसके साथ जो और गाने थे लाइक एप्लॉज फ्रॉम टेल इट लाइक ए वुमन, होल्ड माई हैंड फ्रॉम टॉप गन, मैवरिक, लिफ्ट मी अप, ब्लैक पैंथर, वकांडा फॉरएवर एंड दिस इज़ लाइफ फ्रॉम एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो ये सारे गाने जो है इस लिस्ट में थे। उसमें से सबसे बेस्ट जो गाना मिला है पूरे के पूरे वर्ल्ड में वो मिला है किसको? नटू नटू को। तो आपने इनका नाम याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पक्का आएगा। ठीक है, तो द ऑस्कर वॉज एक्सेप्टेड बाय लिरिसिस्ट, जो इसके लिरिसिस्ट हैं चंद्र बोस एंड कंपोज़र कीरावनी, उन्होंने ये जो ऑस्कर अवार्ड है वो एक्सेप्ट किया है। ठीक है, यू मे ऑल्सो नो दिस। ठीक है, कुछ और फैक्ट्स हैं लाइक जिस तरह से हम बोलते हैं ना कि ये पहला ही इस तरह का गाना नहीं है जिसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला है। ठीक है, इससे पहले जो जय हो गाना है, ठीक है, 2008 में जिसको क्या मिला था, जो कि स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी से था 2008 में। ठीक है, ये पहला हिंदी सॉन्ग था जिसको एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एंड बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड जो है इसको मिला था ऑस्कर में। ठीक है, और ऑस्कर अवार्ड जो थे, ठीक है, ये तो एक ऑस्कर अवार्ड हुआ गाने के लिए। ठीक है, अब दूसरा ऑस्कर अवार्ड इंडिया को मिला है शॉर्ट फिल्म के लिए जिसका नाम है द एलिफेंट विस्पर्स। ठीक है, इसमें क्या बताया गया? इसमें ये बताया गया है कि जो इंडिया किस तरह से एफर्ट कर रहा है अपने एलिफेंट्स को बचाने के लिए, तो उसकी एक शॉर्ट मूवी है द एलिफेंट विस्पर्स, उसको भी क्या मिला है? ऑस्कर मिला है। तो आपने ये दोनों याद रखने हैं। ठीक है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट विनर्स हैं ऑस्कर 2023 के, लाइक बेस्ट पिक्चर अवार्ड किसको मिला है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस मिचेल येओ, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस की ये एक्ट्रेस है। बेस्ट एक्टर किसको मिला है? ब्रेंडन फ्रेजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द व्हेल के लिए इनको मिला है। बेस्ट डायरेक्टर डेनियल कुवान, डेनियल स्किनर्ड फॉर किस मूवी के लिए? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो आपने ये याद रखने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवी है। बेस्ट फिल्म एडिटिंग एवरीथिंग एल्सवेयर एवरीवेयर एट ऑल एट वंस। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नट्टू नट्टू RRR मूवी के लिए। बेस्ट साउंड टॉप गन मैवरिक के लिए। बेस्ट एडेप्टिव स्क्रीन प्ले दैट इज़ वुमेन टॉकिंग। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले दैट इज़ एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, डेलियन क्वान एंड डेलियन स्किनर। तो आपने ये नाम तो याद ही रखने हैं जो भी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवीज के साथ जुड़े हैं। बेस्ट विजुअल इफेक्ट अवतार दैट इज़ द वे ऑफ वाटर। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म दैट इज़ जर्मनी की मूवी है ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ठीक है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया की है, द एलिफेंट विस्पर्स बाय कार्तिकी गोंसाल्वेस एंड गुनीत मोंगा की ये मूवी है। ठीक है, शॉर्ट फिल्म है। बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म दैट इज़ द बॉय द मोल द फॉक्स एंड द हॉर्स, ये बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द न्यूली कंस्ट्रक्टेड बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे? अभी क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु मैसूरू का जो एक्सप्रेसवे है, 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, इस तरह का ये एक्सप्रेसवे है, इसको क्या किया है? इनैगोरेट किया है। इसकी लेंथ है 118 किलोमीटर। ठीक है, तो ये बेंगलुरु मैसूरू का एक एक्सप्रेसवे है जो कि NH 275 के ऊपर बना है। इसकी लेंथ है 118 किलोमीटर। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको क्या किया है? इनैगोरेट किया है कर्नाटका में जाके। ठीक है, तो यहाँ पे बेंगलुरु से मैसूरू जाने तक का कितना टाइम लगता था? 3 घंटे लगते थे, अब यहाँ पे लगेंगे ओनली 75 मिनट्स। ठीक है, तो इसमें जो तो आपने ये याद रखना है कि कौन सा NH है, ये NH 275 है। ठीक है, बिटवीन बेंगलुरु निदाघट्टा एंड मसूरू। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और ये 6 लेन का रोड है और इसमें जो पैसा खर्च हुआ है वो हुआ है 8,480 करोड़ रुपीज़। Army unfurls 100
फीट हाई नेशनल फ्लैग इन दैट इज़ दी डोडा। तो जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इंडियन आर्मी ने क्या अनफ्लर किया है, 100 फीट ऊंचा नेशनल फ्लैग जो है वो अनफ्लर किया है। ठीक है, तो इंडियन आर्मी ने इसको अनफ्लर किया है, कब किया है, 9 मार्च को इसको अनफ्लर किया है। क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास अशोक चक्र विजेता है, वीर चक्र एंड सेना मेडल के जो विजेता है नायब सूबेदार लाल, ठीक है, और भी यहाँ पे काफ़ी लोग मरे थे जो कि शहीद हुए थे। क्यों शहीद हुए थे, क्योंकि वहाँ पे टेररिस्ट ने अटैक कर लिया था, उनकी वजह से वहाँ पे उनको क्या हो गया था, वो शहीद हो गए थे। कहाँ पे, लाइन ऑफ कंट्रोल कुपवाड़ा में। तो वहाँ पे क्या हुआ, उनकी याद में जो है ये 100 फीट का इतना बड़ा हमारा जो तिरंगा है, नेशनल फ्लैग है, उसको वहाँ पे अनफ्लर किया गया। ठीक है, उनको ट्रिब्यूट प्रोवाइड करने के लिए, जो कि हमारे सोल्जर्स हैं जिन्होंने अपनी जान जो है अपनी जोखिम में डाल के यार अपनी जान को दांव पे लगा के कंट्री की सेवा की। ठीक है, तो इस तरह का ये दूसरा हाई मैस्ट फ्लैग है जो सबसे पहले कब हुआ था, 2022 में 100 फीट हाई नेशनल फ्लैग जो है वो किश्तवाड़ टाउन में जो है उसको अनफ्लर किया गया था। और दूसरा ये डोडा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में क्या किया गया, अनफ्लर किया गया दूसरा 100 फीट हाई नेशनल फ्लैग। तो मेजर जो जनरल अजय कुमार है, जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ द आर्मी डेल्टा फोर्स, उन्होंने इसको क्या किया है, इसको अनफ्लर किया। कहाँ पे, डोडा स्पोर्ट्स जो स्टेडियम है सेक्टर 9 में, वहाँ पे इसको अनफ्लर किया गया। मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी इज़ रिटन बाय दैट इज़ बी करण सिंह। आपको पता है जो ये करण सिंह है ना, जो आपको पता है कि जो जम्मू कश्मीर है वहाँ के राजा कौन थे, हरी सिंह, उनके जो बेटे हैं वो है करण सिंह, और ये फॉर्मर एमपी भी रह चुके हैं इंडिया के। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने क्या रिलीज़ किया, इन्होंने एक बुक रिलीज़ की जिसका नाम है मुंडका उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी, जो कि लिखी है डॉक्टर करण सिंह ने। ये है करण सिंह जी, महाराजा हरी सिंह के बेटे। ठीक है, और ये फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है उन्होंने। ठीक है, कहाँ पे इसको लिखा, उपराष्ट्रपति निवास न्यू दिल्ली में लिखा। तो ये जो करण सिंह है ये एक फिलोसफर भी है और ये पॉलिटिशियन भी है इंडिया के। ठीक है, तो डॉक्टर करण सिंह इज़ वेल रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेलेक्चुअल एंड पैट्रन ऑफ स्कॉलरशिप एंड आर्टिस्टिक एंडेवर्स इन एडिशन टू हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिकॉर्ड्स ऑफ 70 ईयर्स इज पब्लिक लाइफ। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। ठीक है, इनके जो पिता हैं उनका नाम था महाराजा हरी सिंह। ठीक है, तो उनकी जो अभी रिसेंटली जो नॉवेल्स आई थी वो थी शिवा किंग ऑफ कॉस्मिक डांस, स्पीकिंग टाइगर एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इन्होंने 20 से ज़्यादा जो है इस तरह के अपने वर्क जो है वो पब्लिश किए हैं। और इनकी जो पब्लिकेशन होती है वो होती है सुरभि पब्लिकेशन की। ठीक है, और जो ये करण सिंह है उनके बारे में एक और बात भी है, ये पहले एमपी भी रह चुके हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के ये चांसलर भी रह चुके हैं। माउंट मेरापी वोल्केनो इज़ लोकेटेड इन दैट इज़ सी इंडोनेशिया। तो जो माउंट मेरापी वोल्केनो है वहाँ पे इरप्शन हुई है, तभी ये इतना न्यूज़ में है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जकार्ता के पास आपका माउंट मेरापी है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो ये वोल्केनो है ये इरप्ट हुआ है। ठीक है, एक्टिव वोल्केनो है ये। ठीक है, माउंट मेरापी जो कि इंडोनेशिया में है। तो माउंट मेरापी वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनो, मतलब कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्या होती रहती है, एक्टिविटीज़ होती रहती है, वहाँ से लावा निकलता रहता है। तो यहाँ पे ये जो है, ये वाला जो वोल्केनो है ये इरप्ट हुआ है। यहाँ से बहुत ज़्यादा स्मोक जो निकला है, धुआं निकला है और राख भी निकली है, जो कि पास के गाँव में जो है वहाँ पे पहुँच गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की कैजुअलिटी, लोगों की डेथ अभी इसकी खबर नहीं आई है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है माउंट मेरापी कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। ठीक है, माउंट मेरापी इज़ द फायर माउंटेन, इसको फायर माउंटेन भी बोलते हैं इंडोनेशिया में। और जो जावा आइलैंड है, इंडोनेशिया को जो जावा आइलैंड है उस आइलैंड में ये लोकेटेड है। ठीक है, और ये एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो है। इट इज़ लोकेटेड इन द बॉर्डर बिटवीन द सेंट्रल जावा एंड द यगाकार्टा प्रोविंसेस इन इंडोनेशिया, वही इंडोनेशिया में लोकेटेड है। ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इन इंडोनेशिया एंड इरप्टेड रेगुलरली सिंस
1548। तो 1548 से लेके अभी तक ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, बीच बीच में क्या होता रहता है, एक्टिव होता जाता है। एक्टिव होता रहता है मतलब कि इससे लावा निकलता रहता है। तो इसको मोस्ट एक्टिव वोल्केनो भी बोल सकते हैं। कहाँ का है ये, इंडोनेशिया का। और ये इट इज़ द यंगेस्ट ग्रुप ऑफ वोल्केनो इन द साउदर्न जावा एंड दैट इज सिचुएटेड इन द सबजक्शन जोन ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड द सुंडा प्लेट। ठीक है, एट दिस सबजक्शन जोन द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सबडक्ट अंडर द सुंडा प्लेट। ठीक है, तो आपने बस ये इतना याद रखना है, जो कि माउंट मेरापी वोल्केनो है वो इंडोनेशिया में है और ये वर्ल्ड का सबसे मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, जो कि जावा आइलैंड में है। जावा आइलैंड किसका है, इंडोनेशिया का एक पार्ट है। इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे इंडियन प्लेट है, यहाँ पे हमारे पास ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और यहाँ पे क्या है, सुंडा प्लेट है। उसके बीच में हमारे पास ये जो वोल्केनो है ये लोकेटेड है। So PM Modi inaugurates world's longest railway platform in that is सी हुबली। तो आपको ये जान के काफ़ी अच्छा लगेगा कि इंडिया पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबे जो रेलवे प्लेटफॉर्म है उसमें से 4 जो है वो इंडिया में ही है। टॉप 4 जो है वो इंडिया में है। उस लिस्ट में हुबली धारवाड़, ठीक है, जिसका इनॉग्रेशन अभी अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है, जो कि 1.5 किलोमीटर लंबा है, 1.5 किलोमीटर ये लंबा है। ठीक है, कहाँ पे है ये, श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन जो कि हुबली में है। कहाँ पे, हुबली कहाँ पे है, कर्नाटका में। ठीक है, तो आपने याद रखना है, जो रेलवे स्टेशन का नाम भी याद रखना है, श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हुबली में है और स्टेट कौन सी है, कर्नाटका है। ठीक है, और इसी के वजह से इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज हो गया है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो 1.5 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म बन गया है हुबली धारवाड़ प्लेटफॉर्म, 1.5 किलोमीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पे है गोरखपुर यूपी का प्लेटफॉर्म। उसके बाद कोल्लम केरला का प्लेटफॉर्म, उसके बाद खड़गपुर का प्लेटफॉर्म और उसके बाद 5वें नंबर पे आता है शिकागो का प्लेटफॉर्म। तो 4 टॉप के जो 4 लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म्स हैं वो चारों के चारों कहाँ पे है, इंडिया में है। और ये सबसे लॉन्गेस्ट कौन बना है वर्ल्ड का, जिसमें गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड भी स्थापित किया है, वो लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है हुबली में, जो कि 1.5 किलोमीटर है। और कौन से रेलवे स्टेशन पे, श्री श्रद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन में है, हुबली में, स्टेट ऑफ कर्नाटका में। वी स्टेट टू इंट्रोड्यूस 4th वीमेन पॉलिसी दैट इज़ बी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र क्या कर रहा है, महाराष्ट्र ने ये इंट्रोड्यूस किया है कि ये बोला है कि हम 4th जो वीमेन पॉलिसी है उसको लागू करेंगे। क्यों लागू करेंगे, ताकि वीमेन की जो पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो, एंटरप्रेन्योरशिप में, गवर्नमेंट में, पूरे के पूरे सेक्टर में जो वीमेन की भागीदारी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सके। ठीक है, ताकि जितनी भी हमारे पास वीमेंस हैं वो इक्वली जी सके, इक्वली डिग्निफाइड तरीके से जी सके। ठीक है, पूरे के पूरे समाज में उनकी जो रिस्पेक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। तो जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल को ये बताया है कि हम 4th वीमेन पॉलिसी जो है वो लाने वाले हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वीमेंस को, फीमेल्स को। ठीक है, और वो क्या करेंगी, अपनी सेक्टर में, अपनी सोसाइटी में और आगे जा सकती हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये भी बोला है कि एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, वीमेन की पॉलिसी में और जितने भी हमारे पास इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है उसमें हम क्या करेंगे, जेंडर इक्वलिटी लाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीमेंस को उसमें इंक्लूड करेंगे, ताकि हम अपनी जो सोसाइटी है उसको हम ऊपर उठा सकें। हम अपनी सोसाइटी को ऊपर तभी उठा सकते हैं जब वीमेंस ऊपर उठेंगी। ठीक है, तो उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, ए रिहेबिलिटेशन स्कीम लाएगी। किसके लिए, जो भी गर्ल्स हैं या वीमेंस हैं 18 साल से ऊपर, उनके लिए एक रिहेबिलिटेशन स्कीम लाएगी। ठीक है, किन वीमेंस के लिए, जो कि ऑर्फन एज हैं, जिनके माता पिता की डेथ हो गई है, 18 साल से ऊपर जो गर्ल्स हैं उनको क्या लगाएंगे, एक तरह की रिहेबिलिटेशन स्कीम लाएंगे, ताकि उनकी लाइफस्टाइल को अच्छा किया जा सके। सो विच कंट्री इंट्रोड्यूस द इलीगल माइग्रेशन बिल। ठीक है, अभी आपको पता है कि यूनाइटेड किंगडम है, इंग्लैंड है। ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा इलीगल माइग्रेशन से काफ़ी ज़्यादा तंग है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे उनका मैप है,
ठीक है। जो ये इंग्लिश स्टेट है ना, यहाँ से लोग क्या कर जाते हैं, शिप्स में आके आपके इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, जो ये सारा का सारा एरिया है यूनाइटेड किंगडम, इसमें वेल्स भी आता है, नॉर्दर्न आयरलैंड भी आता है, ठीक है। और ये जो इंग्लैंड वाला एरिया है, यहाँ पे क्या आ जाते हैं, यहाँ पे घुस जाते हैं, इलीगली घुस जाते हैं, ठीक है। उनको रोकने के लिए यूनाइटेड किंगडम ने क्या लेके आया है, जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के ऋषि सुनक, उन्होंने यूनाइटेड किंगडम का इलीगल माइग्रेशन बिल लेके आया है, ताकि यहाँ से लोग जो है इलीगली यहाँ पे एंटर ना हो, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने ये लाया है। द बिल एम्पावर्स द यूके गवर्नमेंट टू डिटेन, डिपोर्ट एनी वन हु अराइव इन द कंट्री इलीगली। जो भी यहाँ पे क्या आएगा, इलीगली इस कंट्री में आएगा, यूनाइटेड किंगडम में आएगा, ठीक है, उसको वहाँ से वापस भेजा जाएगा, मतलब कि निकाला जाएगा। इट अलाउज द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू सेट अ कोटा ऑन द नंबरिंग इमिग्रेंट्स अलाउड इन द कंट्रीज, ठीक है। तो जिनको यूनाइटेड किंगडम अलाउ करेगा वही लोग यहाँ पे माइग्रेंट्स जो है वो आ सकते हैं। बाकी जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको रोकने के लिए जो है ये बिल लाया गया है, जिसका नाम है इलीगल माइग्रेशन बिल। जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है वो है ऋषि सुनक, वो इसको लेके आए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।